तो जैसा कि मैं कल भी रिपीट किया था आप लोगों को, है ना, कि अभी हमने बैच 00 अभी 15 फेब को स्टार्ट किया था, जिसमें जस्ट हमने एनसीईआरटी बेसिक्स ये बताया, उसमें थ्योरीज क्या क्या है और कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, जो आपको सबको रिवाइज करना है। जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, बट एक बार रिवाइज कर लो। और मोस्ट ऑफ आप में से ज़्यादातर लोगों को 90% ज़्यादा लोगों को आता ही है ऑलरेडी, तो उसको ठीक से एक बार जस्ट रिवाइज कर लो। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, चाहे फंक्शन वही है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब वही है, स्टार्ट वहीं से होता है, फिर आगे जाके क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अभी जो शुरू में जैसे मैंने कल बताया था कि अभी हम लोग क्या करेंगे, जैम गेट का सिलेबस का वो पोर्शन जो आईआईटी जेईई के साथ कॉमन है, तो उसमें हम आईआईटी जेईई के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होगी, और मेन एंट्रेंस निकालने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही अच्छी होनी चाहिए। थ्योरीज लिमिटेड है, मेन सीखना है कि उस थ्योरीज को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस पे। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। तो अभी शुरू में आप जो टॉपिक्स जैम का 11 12 के साथ कॉमन है, उस टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं, जो आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। बुक ऑलरेडी ड्राइव में है, ग्रुप में भी है, और उससे सॉल्व करना है। तो जैसे कल मैंने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे लिमिट से, है ना, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, मतलब स्पेशली डाउट डिस्कस करेंगे, तो डाउट के थ्रू क्वेश्चन भी हो जाएगा, है ना। तो जो लोग ट्राई करके आए उनका क्वेश्चन होगा, तो उसके थ्रू डाउट भी हो जाएगा। बाकी किसी के मन में कुछ क्वेश्चन हो, जो नए लोग हैं तो आप पूछ सकते हो, है ना। किसी को कुछ पूछना हो, जो नया बच्चा, अभी मेनली हम लोग अभी जो पीछे अभी तक जो कवर किया उसमें बैच 00 आपने देखा होगा, उसके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक है, उसमें 11 12 वाले एनसीईआरटी डिस्कस किए हैं। सर क्लासेस सिलेबस वाइज ही लेंगे, मतलब फर्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज, देन हाँ, वो हम आगे स्टार्ट करेंगे, वो मेनली हम स्टार्ट करेंगे 1 मई से, ठीक है, सिलेबस वाइज ही पढ़ाएंगे। लेकिन अभी इस महीने क्या करना है, इस महीने हमें करना है जो आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करना है। कौन से टॉपिक के, जो टॉपिक हमारे जैम गेट के साथ कॉमन है। तो ये पर्पस है बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का। यस, हाँ अमरजीत बताइए। इसका वीडियो पीडीएफ मिलेगा ना सर? जी जी जी, जो भी क्लासेस होंगी उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो अभी चूंकि हम क्लासेस गूगल मीट पे लेते हैं और रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलता है, जिसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के, आप जिस ग्रुप में आप हो रैंकर 1.0, उसमें डिस्क्रिप्शन में देखो, उसमें लिंक अभी ऐड करूंगा। तो आज का जो लेक्चर होगा ये बैच 1 का लेक्चर, इसको 1 रखेंगे, है ना, बैच 1 लेक्चर 1। हाँ पीडीएफ फॉर्म क्योंकि लिखने में, हाँ, आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा, जो भी लिखूंगा क्लास के बाद उसका पीडीएफ सेंड करूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो भी मिलेगा और पीडीएफ भी आपको ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है, थैंक यू सर जी, और किसी कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड? इसलिए जो नए बच्चे, थोड़ा शुरू में टाइम लगता है समझने में सिस्टम, क्योंकि ऐप में अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐप में बहुत ज्यादा मेरे पास बच्चे हैं नहीं, तो ऐप में यूज करूंगा जब 4000 5000 बच्चा हो जाएगा, जो कि कभी होगा नहीं जैम में, क्योंकि 3000 बच्चा एग्जाम ही देता है। तो अभी यही ठीक है कि इससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऐप में क्या है, तुम बोल के नहीं पूछ सकते, वहां फिर चैट में लिखोगे, फिर मुझे चैट पढ़ना पड़ेगा, ये ऐप का सिस्टम है, तो इसलिए ऐप यूज नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी मैं फिर से कर रहा हूँ, ये सिलेबस अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा 1 मई से, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे स्पेशली, ठीक है ना। हम स्टार्ट यहीं से करेंगे कि जैसे फर्स्ट डे में ये, मतलब इनिशियली पूरा ये सिलेबस होगा, मान लो फर्स्ट 2 वीक ये कराऊंगा, मतलब एक बार जब स्टार्ट करेंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर एक बार ये करा दिया टॉपिक, फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा ये वाला पोर्शन, स्टैटिस्टिक्स का पहला, है ना। 2 आपको पता है ना, मैथमेटिक्स पोर्शन में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के, और जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है उससे 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो फिर जब एक बार ये शुरू करेंगे तो अल्टरनेट करेंगे, एक मान लो स्टार्ट करेंगे तो पहले एक टॉपिक मैथ्स पोर्शन कंप्लीट होगा, फिर एक टॉपिक स्टैट्स पोर्शन का, फिर एक मैथ्स पोर्शन का, फिर एक स्टैट्स पोर्शन, है चलता रहेगा। तो मैथ्स में ज्यादा है ही नहीं, मैथ्स में क्या है, एक सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस
मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। तो 4 आपके पास मतलब पैराग्राफ है सिलेबस का मैथमेटिक्स पोर्शन में, जो 4 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसा समझ लीजिए। ये सीक्वेंस सीरीज जिसको रियल एनालिसिस का पार्ट होता है ये, और इधर ये कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। कैलकुलस 2 पार्ट में बट गया यहाँ पे, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। और डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस का जो पार्ट्स है बहुत हद तक 11 12 वाला ही है। बेसिक्स जो 1 वेरिएबल वाला है, 1 वेरिएबल वाला केस 11 12 का ही है। जो 2 और 3 वेरिएबल में है वो आगे एक्स्ट्रा है, अदरवाइज 1 वेरिएबल इनका जो है। तो अभी मेनली आप जो भी इस महीने में कराऊंगा वो इसका पोर्शन होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। लेकिन हम जैम का पीवाईक्यू अभी नहीं करेंगे, जैम के पीवाईक्यू हम अगले महीने से करेंगे। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का पीवाईक्यू, जिसका लेवल कहीं ना कहीं जैम के लेवल का ही है, ठीक है ना। तो जैम जैसा ही क्वेश्चन उसमें आते हैं, जैम में भी वही क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मेनली जो हम कवर करेंगे डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस और ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो ये भी 11 12 में था, तो आईआईटी जेईई में भी है। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे अभी आईआईटी जेईई के सिलेबस से। और ये जो सीक्वेंस सीरीज है, ये वो वाला सीक्वेंस सीरीज नहीं है जो 11 12 में है, वो तो फाइनाइट सीक्वेंस की वहां पे बात करता है। जो आप देखेंगे 11 12 का सिलेबस है, सीक्वेंस सीरीज जो चैप्टर है वो एक्चुअली फाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीरीज की बात करता है। और ये एक्चुअल जो सिलेबस है ये रियल एनालिसिस का पार्ट है। यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब है इनफाइनाइट सीक्वेंस, सीरीज का मतलब है इनफाइनाइट सीरीज। तो ये पूरा आउट ऑफ सिलेबस है जो वहां आपने पढ़ा होगा। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत फॉर्मूला यूज होगा वहां पे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, सम ऑफ n टर्म, जीपी के सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है। तो ये सब आप एक बार देख लेना 11 12 से, या जरूरत पड़ेगी तो मैं करा भी दूंगा क्लास में, फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये अलग चीज है, ये बस ये एनालिसिस का पार्ट हो जाता है, ये अलजेब्रा में नहीं आता है। तो अभी मेनली हम लोग इसका कुछ पोर्शन कवर करेंगे, जैसे लिमिट्स ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो ये सब जो पार्ट है आईआईटी जेईई के साथ कॉमन है। पहले हम वहां से स्टार्ट करेंगे बेसिक से, ठीक है। और उसके बाद अगर हम जैम गेट का थ्योरीज लिमिटेड है, हर बार रिपीट ही होगा, क्वेश्चंस के पैटर्न अलग है, अप्रोच अलग है, ये चीजें। इंटीग्रल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी बात करता है ये। डेफिनेट लेबनिज रूल ये सब आगे डिस्कस करेंगे। एरिया है तो एरिया हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये तो वहां भी है, लिमिट एज अ सम, ये जेईई में भी है, जैम में भी है, तो वो हम देखेंगे। और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है मेनली मैट्रिक्स, इनवर्स, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, ये सब जो बेसिक 11 12 वाला है वो हम लोग कवर करेंगे अभी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये जो मैं बताया था लास्ट टाइम भी, तो ये तो आपका सिलेबस है, ये जो बता रहा है आपका सिलेबस है, जो कि वर्ड टू वर्ड हम फॉलो करेंगे 1 मई से। अभी इस महीने आपको मैं जेईई कराऊंगा। पिछले इससे पहले लास्ट 1 मंथ में हमने एनसीईआरटी डिस्कस किया जब बेसिक जस्ट रिवीजन के पर्पज से। तो आपने जिन लोगों ने रिवाइज किया होगा बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा। जिन लोगों ने नहीं किए हैं आप रिवाइज कर दो एक बारी, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो हम लोग ये सब बाद में करेंगे। तो स्टैट्स में कितने टॉपिक पोर्शन है, पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ प्रोबेबिलिटी हो गया, दूसरा यूनिवेरिएट, तीसरा स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, चौथा मल्टीवेरिएट, पांचवा स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट, छठा हो गया लिमिट थ्योरम, सातवां हो गया सैम्पलिंग, आठवां एस्टिमेशन, 9th हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस में 9 पैराग्राफ है, सिलेबस को तो 9 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, 9 सेक्शन में डिवाइड किया है, और उधर 4 है, 13 सेक्शन टोटल है, ठीक है ना। तो आपको हर टॉपिक पे कम से कम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, वो हो जाएगा। एक बार सिलेबस ढंग से कर लो, एंड में जैसे मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट जो एंड में होगा, मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, मतलब मॉक टेस्ट प्रॉपर। तो जनरली सिलेबस खत्म हो जाएगा अगस्त सितंबर तक, तो अक्टूबर से तुम डेली एक टेस्ट दे सकते हो, है ना, क्योंकि इतने टेस्ट 150 टेस्ट होंगे। तो तुम एक टेस्ट डेली दोगे तो 150 दिन डेली टेस्ट दे सकते हो। जी तन्मय, यस, टॉप शुरू में टॉपिक वाइज, फिर आपका फुल लेंथ। अभी भी टॉपिक वाइज होगा, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो पुराने बच्चे हैं उनका आईडी अभी डीएक्टिवेट करना है, फिर आप लोग का आईडी बनेगा अभी। अब हमारा जो पोर्टल है, टेस्ट पोर्टल है, ऐप से भी दे सकते हो, और आप लैपटॉप या कंप्यूटर से वेबसाइट पे दे सकते हो, या फोन से ऐप पे दे सकते हो। वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। जो हमारा टेस्ट पोर्टल है, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये वाला है, तो आपको देखा भी होगा लोगों ने कि ये टेस्ट पोर्टल है कंडक्ट एग्जाम ये वेबसाइट है mathstats.conductexam.com। तो ये हमारा टेस्ट पोर्टल, इस पे लॉगिन करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, तो ये वेबसाइट है, उसके थ्रू दे सकते हो। दूसरा हमारे पास है ऐप है, तो इसी का वर्जन ऐप है, चाहे इस पे दो चाहे ऐप पे दो। तो फोन से देना है तो ऐप पे दो, लेकिन एग्जाम में तो लैपटॉप और
कंप्यूटर से देना पड़ता है, तो घर पे पॉसिबल हो तो आप टेस्ट लैपटॉप या कंप्यूटर से दो, उससे बिल्कुल वैसे ही आपको दिखेगा जैसे एग्जाम में दिखेगा। जो जैसे एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम होगा बिल्कुल सेम यहाँ पे होगा, सब कुछ सेम ही होगा। तो एज ए मॉक टेस्ट भी आपका एग्जाम जैसा ही होगा, सेम पैटर्न सेम, जैसे मतलब एग्जाम और उसमें बहुत कम मतलब ना के बराबर फर्क है, सेम सेम, बट क्वेश्चंस अलग होंगे, बाकी वही है। तो आप मॉक टेस्ट अब दे रहे होगे तो जैसे वहाँ कैलकुलेटर अलाउड है तो यहाँ भी कैलकुलेटर है। अगर मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊं तो जैसे तो ये मेरा ऑलरेडी आईडी बना हुआ है इसमें, तो ये दूसरे, और एक टाइम पे कई सारे डिवाइस में लॉगिन कर सकते हो, तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है कई जगह, इसलिए बार बार इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये अभी तक टोटल 139 एग्जाम हुए हैं लास्ट सेशन में, ठीक है ना। तो इसमें पिछले 20-25 टेस्ट तो अभी सीयूईटी का हुआ है, बाकी 110 टेस्ट के अराउंड मान लो तुम्हारा जैम का अपलोड हुआ था। तो 139 टेस्ट टोटल अपलोडेड है, ठीक है ना। तो तुम देखोगे तो ये पुराने साइट का भी और अपलोड होंगे, तो आपके जब आपका एग्जाम जब आ रहा होगा तब तक मान लो 150-200 टेस्ट कम से कम 200 अपलोड हो जाएगा टोटल। तो इतने अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे, 200 टेस्ट अगर आप किसी ने अटेम्प्ट कर लिए जस्ट, तो 200 टेस्ट का मतलब है 10,000 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस हो जाना। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहना आसान है, करना डिफिकल्ट है। बच्चा नहीं कर पाता है, उसको लगता है कर लेंगे सर, टेस्ट दे देंगे एग्जाम आ जाता है। तो अगर कोई बच्चा 200 टेस्ट देने का मतलब डेली अगर एक टेस्ट होगा 200 दिन टेस्ट देना पड़ेगा, और 200 दिन का मतलब लगभग 4 महीने, 4 महीने ना, 312 नहीं कम बोल दिया मैंने, लगभग 6 महीने है ना। अगर 200 टेस्ट अगर मैं अपलोड करता हूँ और कोई बच्चा चाहता है 200 के 200 टेस्ट अटेम्प्ट करे, अगर वो डेली एक टेस्ट अटेम्प्ट करेगा 6 महीने लगातार उसको टेस्ट देना पड़ेगा, 6 तब भी 180 दिन ही होगा। तो वो आपको है अभी आपके पास 10 महीने हैं, 4-5 महीने में सिलेबस कर दो, अगले 4-5 महीने में आप टेस्ट दो, ये है, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी ये सीयूईटी लास्ट टेस्ट अभी सीयूईटी पीजी का हुआ है, तो सीयूईटी पीजी में 20 टेस्ट हमने अपलोड किए थे, ये है तो सीयूईटी का। तो ये यूनिट वाइज सीयूईटी का यूनिट वाइज 10 किया था और 20 फुल लेंथ किया, 30 टेस्ट यूनिट वाइज, 30 टेस्ट अभी सीयूईटी का हुआ है उसका किया था हमने। तो ये सब यूनिट वाइज है, फुल लेंथ 8, फुल लेंथ 7, यूनिट वाइज 7, तो इस तरीके से है। और इसमें मजे की बात क्या है, ये जो यूनिट वाइज में सॉल्यूशन भी है, तुम अगर देखोगे तो इसमें ऑलरेडी सॉल्यूशन भी है। जैम का अगर तुम देखो मान लो तो जैम का पीछे होगा, तो ये सब पीजी सीयूईटी का ही है, ये सब जैम का है। फुल लेंथ टेस्ट 50, फुल लेंथ टेस्ट 51, फुल लेंथ टेस्ट 52, फुल लेंथ टेस्ट 53, फुल लेंथ टेस्ट 54, ये कुछ गेट के भी हैं, जो गेट के बच्चे थे, फुल लेंथ 55, फुल लेंथ 56। तो टोटल हमने 56 फुल लेंथ टेस्ट अपलोड किए हैं इस बार, जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें जैम और गेट इंक्लूडेड है। तो कुछ पर्टिकुलर गेट का है, जैसे ये देखो गेट का है, तो ये पीवाईक्यू भी हमने अपलोड किया था ताकि आप प्रैक्टिस कर लो जस्ट एज अ मॉक टेस्ट। तो ये 56 मॉक टेस्ट तो लास्ट ईयर में ही अपलोड हुए हैं, ये सब है ना। इसमें सॉल्यूशन पीडीएफ है क्या? सॉल्यूशन पीडीएफ में नहीं, इस बार मिलेगा तुम्हें सॉल्यूशन। जब तुम टेस्ट सबमिट करोगे ना फुल लेंथ का, तो उसमें आपको ऑलरेडी आंसर की भी दिखेगा और डिटेल सॉल्यूशन भी दिखेगा, वहां सॉल्यूशन पोर्टल पे ही मिल जाएगा आपको। थैंक यू सर। हाँ, तो डिटेल जैसे एक दो मैं मोड दिखाता हूँ तुम्हें, एक दो मैं एग्जांपल के लिए तुम्हें एक दिखाता हूँ मैं। तो जैसे ये यूनिट वाइज है ना, सीयूईटी पीजी यूनिट वाइज, चलो इसको ओपन करता हूँ। एक यूनिट वाइज ओपन किया जस्ट आपके लिए, इसमें है ना, देखो टोटल बच्चे भी सीयूईटी का टेस्ट हमारे यहाँ 82 ने अटेम्प्ट किया है टेस्ट, ये वाला टेस्ट है ना सीयूईटी का। तो टोटल 82 बच्चों ने मतलब अभी अटेम्प्ट किया हुआ, हालांकि 250-300 बच्चे थे, टेस्ट देते नहीं है। जैम में भी 500-600 बच्चे हो जाते हैं, टेस्ट देते हैं 100-200 बच्चे। सीयूईटी में भी 250 प्लस बच्चे थे, अभी टेस्ट कितनों ने दिया? 82 बच्चों ने, ये चीज है। तो क्योंकि बाकी सोच रहा होता है, एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा सोचता है कल देंगे, परसों देंगे, तैयारी हो जाएगी तब देंगे, तुम्हारी तैयारी कभी नहीं होगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब टेस्ट देना है टेस्ट दो, चाहे तैयारी है या नहीं है टेस्ट दो, टेस्ट देके फिर सीखो कि तुम उससे क्या। जब मान लो ये टेस्ट ऑलरेडी सबमिटेड है, तो ये तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एक दो होगा। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर की है, तो ये चूंकि सबमिटेड है, मतलब टेस्ट ऑलरेडी मैं सबमिट कर चुका हूँ, तब जाके ये एनालिसिस उसका देख रहे हैं हम लोग। तो ये जैसे तुमने सबमिट किया तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, और यहाँ साथ में डिटेल सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। अब तुम्हें अगर इसमें भी डाउट है, तो जो हम डाउट क्लास मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कशन होगा,
तो अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है तो तुम क्लास में ज्वाइन करके फिर मुझसे डिस्कस कर सकते हो क्या समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ आंसर की है, ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन थे, डी ऑप्शन ट्रू है और इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये होगा तो ये सबमिट करने के बाद दिखेगा। पहले तुम टेस्ट दोगे तो टाइमर चल रहा होगा। जैसे मैं एक टेस्ट ओपन करके दिखाता हूँ तुम्हें, एक्चुअल टेस्ट है ना, एक्चुअल टेस्ट जो मैंने अटेम्प्ट अभी तक नहीं किए हैं वैसा टेस्ट। तो बहुत सारे टेस्ट जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए अभी, जैसे देख लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ। तो मैं जैम वाला ओपन करूँ, गेट वाला, तो ये सब मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। जैसे मान लो ये अटेम्प्ट करता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, तो जैम का एग्जाम दोगे तो ऐसे ही ये ऑप्शंस आएंगे तुम्हारे पास। ये वाला CUT का है तो यहाँ से टिक किया, नेक्स्ट, और अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, जो भी करना है ब्लॉक कैंसिल कर दो। ये टेस्ट शुरू हो गया है, तो यहाँ टाइमर स्टार्ट हो गया होगा। क्योंकि ये यूनिट वाइज टेस्ट है, 15 मिनट का ही रखा हुआ है। ये यूनिट वाइज है ना, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, तो 12 है, तो ये 15 मिनट का ही टेस्ट है। इसमें 10 क्वेश्चन है यूनिट वाइज, क्योंकि CUT में 75 क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमने जो यूनिट वाइज CUT का बनाया था उसमें 10 क्वेश्चन का एक यूनिट वाइज टेस्ट है CUT का, और इसमें 15 मिनट का हमने टाइम दिया हुआ है। तो टाइमर स्टार्ट हो गया, ऐसे एग्जाम में होगा। अब जो ही 0 होगा खुद ही सबमिट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो बाकी ये है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का नेगेटिव, ये CUT पैटर्न पे बनाया गया था। मैं जैम को ओपन करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से मान लो मुझे लग रहा है कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन A ट्रू है, तो मैंने A टिक किया। फिर यहाँ चूंकि ये ना सिस्टम थोड़ा सा वो है, तो आगे तुम ऐसे ही देख सकते हो टू बी इस तरह से। यहाँ हालांकि ये इसमें ना स्मार्टफोन में पूरा कवर नहीं हो रहा है, यहाँ आएगा सेव एंड आगे का ऑप्शन, नेक्स्ट का ऑप्शन, जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर में है। सर हाँ, अगर बाय मिस्टेक क्लोज हो जाए ब्राउजर तो रीअटेम्प्ट दे सकते हैं क्या? हाँ, जहाँ क्लोज होगा वहीं से स्टार्ट होगा, फिर ओपन करोगे तो वहीं से स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक है। तो इस तरह से ये टेस्ट है। बाकी अगर मैं सबमिट दिखाया, सबमिटेड वर्जन, तो इसका तो कि यहाँ पे ना थोड़ा ये स्मार्ट बोर्ड ये कवर नहीं कर रहा है इस पोर्टल को पूरा, तो यहाँ मुझे ऑप्शन, बाकी आप लैपटॉप या कंप्यूटर में दोगे, ऐप में दोगे तो आपको सिंपली पूरा सब दिखेगा। तो यहाँ थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम स्मार्ट बोर्ड का है। तो बाकी अगर मैं वापस आऊँ, हाँ तुम लोग अभी होगा, अभी कुछ पढ़ाएंगे तभी तो टेस्ट लेंगे। तो अभी बहुत टाइम है, अभी तुम्हारा टाइम है सीखने का। टेस्ट मेनली होता है लास्ट के 6-7 महीने देना है। तो मैं बोल रहा हूँ पिछले 6 महीने से पहले, मतलब ये समझ लो अगस्त सितंबर के बाद, या अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5 या 15, 150, हाँ, तो सितंबर अक्टूबर से डेली एक टेस्ट देना पड़ेगा तुम लोगों को, तब जाके पूरा टेस्ट कंप्लीट कर पाओगे, स्पेशली सितंबर से। तो सितंबर से डेली एक टेस्ट अटेम्प्ट करो। इसमें अराउंड 75 क्वेश्चन यूनिट वाइज अपलोड होगा और 75 फुल लेंथ अपलोड होगा आप लोगों के लिए। तो 150 टेस्ट अपलोड होंगे, और 150 टेस्ट अपलोड करने मतलब 150 मतलब दिन तुम्हें एक टेस्ट दोगे तो 150 दिन अटेम्प्ट करने होंगे, और 150 डेज का मतलब 5 मंथ। तो 5 महीने पहले, एग्जाम के 5 महीने पहले से एक टेस्ट तुम्हें डेली देना पड़ेगा, फिर उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर जो डाउट है वो क्लास तो ऐसी डेली चलती रहेगी, हमारी क्लास एग्जाम तक चलेगी। एग्जाम अगर कल है, इस बार 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, 10 फरवरी तक चलेगी। तो जिसको जरूरत है, डाउट है, तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो क्लास एग्जाम के एक दिन पहले तक चलती रहेगी, है ना। ये आप लोग अभी मिलेगा एक्सेस, अभी प्रोसेस में है, अभी आप लोग एक फॉर्म भरवाएंगे तो उसमें मिलेगा अभी ID पासवर्ड, तो उसमें देख सकते हो। अगर तुम जैम का टेस्ट देखोगे, अगर मैं कोई जैम वाला ओपन करके दिखाऊं तुम्हें, जैसे मान लो जैम का मैं टेस्ट एक ओपन करता हूं, तो ये फुल लेंथ जैम का है 45, 42, 43, 45, 46, चलो 46 देखते हैं। तो यहाँ पे ये फुल लेंथ 46 जैम के लिए इस बार अपलोड हुआ था। तो ये सब देखो चीजें, जब टेस्ट, ये सबमिटेड टेस्ट, मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया है, तो उसमें मुझे एनालिसिस दिखाता है कि कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, 45 ने इसको अटेम्प्ट किया है, मेरा रैंक कितना है, तो मेरा रैंक 40 है, मतलब जैसे सबमिट कर दिया ऐसे मैंने। तो ऐसा है, आप देख सकते हो किसका फर्स्ट रैंक है, तो ये भी आप देख सकते हो कंपैरिजन में जाके। अब देखो फर्स्ट रैंक किसका आया हुआ है, सेकंड रैंक वाली दीदी का। हाँ, तो इस टेस्ट में फर्स्ट रैंक किस बच्चे का है, मनोप्रिया पाल का, जिसका जैम में सेकंड रैंक आया है। तो अभी इसको रैंडमली मैंने ओपन किया एक टेस्ट दिखाने के लिए तुम्हें, लेकिन चलो यहाँ एटलीस्ट प्रूफ भी हो गया कि हमारा टेस्ट दिया था, एटलीस्ट वो नहीं मानेंगे वो लोग, है ना। तो ये है, तो इस टेस्ट में फर्स्ट रैंक मनोप्रिया का था, ठीक है ना। कितने मार्क्स आए थे, 100 मार्क्स का था, ये कितना ला पाई थी, 53 मार्क्स इसके बस आए थे। अब सोचो हमारे मॉक टेस्ट में 100 में से 53 आए हैं इसके, और वहां पे कितने मार्क्स ले आई, 90.33।
ये चीज है, मतलब ये तो डिपेंड करता है लेवल कैसा है। इस टेस्ट का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा इसलिए कम आए, एग्जाम का लेवल आसान आ गया तो और अच्छा कर गई, इस तरह से है, ठीक है ना। तो इस तरह तुम देखते हो किसका रैंक 1 रैंक किसका है, दूसरा रैंक किसका है, नीरज का। ये कौन सा नीरज है बताओ, किस क्या रैंक आया था इसका? 22 रैंक। तो इस टेस्ट में सेकंड रैंक नीरज का है, जिसका एक्चुअल जैम में 22 रैंक है, ठीक है, इस तरह से। थर्ड रैंक किसका है? नेहा का। जैम में एक्चुअल रैंक क्या है इसका? 34 तथागत का है, इसका 38 या 39 है, हाँ 39 तो साहिल का है, 34 तथागत का है, इसका 39 रैंक है। तो यहाँ थर्ड रैंक है, जैम में 39 रैंक आए हैं, है ना। ऐसे तुम देख सकते हो। प्रज्वल, अब देखना पड़ेगा, याद नहीं मुझे इसका भी रैंक होगा, सबका याद नहीं, इतने सारे बच्चे हैं ना। सान, इस तरह से है, डबल बच्चे हैं, मानसी, विश्वास, देवता। तो ऐसे करके तुम देखो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, आयुष, तो इस तरह तुम देख सकते हो किसका क्या। ये सचिन है, ये सचिन का यहाँ 15 रैंक आया हुआ है, और इसका जैम में कितना रैंक आया है? 24। तो यहाँ इसका 15 रैंक है इस टेस्ट में, और उसके वहां पे 24 रैंक है। तो इस तरीके से वो तो डिपेंड करता है जरूर। यहाँ देखो, यहाँ इसके 24 मार्क्स आए हुए हैं बस, और एग्जाम में उसका 24 रैंक है, इसका मतलब 70 के आसपास मार्क्स है, 72 मार्क्स है एक्चुअली उसके। अब यहाँ उसके आए 24 मार्क्स 100 में से, और वहां 72 मार्क्स है। तो डिपेंड करता है लेवल पेपर का क्या है उसके हिसाब से, है ना, ये चीज है। तो ये तुम देख सकते हो, जब तुम टेस्ट दोगे तुम्हें भी दिखेगा कि तुम्हारा क्या रैंक है और किस बच्चे का क्या रैंक आया। तो यहाँ से भी एक कंपैरिजन पता चल जाता है, ये है। बाकी डिफिकल्टी लेवल क्या है तो उससे पता चल जाता है कितने क्वेश्चन क्या थे, टाइम टेकन, तुमने किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया ये तुम्हें बता देगा पोर्टल। फिर किस सेक्शन में कितना टाइम दिया तुमने ये भी बता देगा, तुम ठीक से एनालिसिस करोगे तो। ये है कि टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं, तुम्हारे कितने, सब एनालिसिस कर, एवरेज मार्क्स कितना है इस टेस्ट में, हाईएस्ट कितना आया था, टॉपर ने कितना टाइम दिया, एनालिसिस बताएगा तुम्हें इस टेस्ट में। फिर ये क्वेश्चन आंसर है ना। गेट का सेपरेट टेस्ट, प्रॉपर सिर्फ गेट का, इस बार हमने प्रॉपर सिर्फ गेट का अराउंड 10 अपलोड किए थे फुल लेंथ अप्रॉक्स। तो आपके कम से कम 15-20 तो होंगे प्रॉपर सिर्फ गेट के, तो गेट का सिलेबस एक्स्ट्रा है, तो 15-20 फुल लेंथ, कम से कम फुल लेंथ गेट का होगा, ओनली गेट का। ये है, ठीक है ना। जोर से बोलिए, नहीं समझ आया। सर मतलब जो एग्जाम का पेपर है वो अलग-अलग होता है, बायोटेक मैथ सबका अलग-अलग होता है, जो ऑल इंडिया रैंकिंग होती है वो ओवरऑल होती है या हर सब्जेक्ट की? नहीं, अलग-अलग सब्जेक्ट की। जैसे जैम में 7 सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, इस तरह से 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक। अब जैसे जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में इस बार 3500 बच्चों ने एग्जाम दिया, लगभग 3500 में, तो रैंकिंग इन 3500 में हुई है। जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया फर्स्ट रैंक, जो सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स लाया उसके सेकेंड रैंक, जो थर्ड हाईएस्ट लाया थर्ड रैंक, ऐसे करके। तो ये इन्हीं में एक सब्जेक्ट वाइज होता है, ओवरऑल नहीं, सब्जेक्ट वाइज। यहाँ कैटेगरी का कोई रोल नहीं है, रैंक में कैटेगरी का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। एडमिशन में कैटेगरी का रोल है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि आईआईटी बॉम्बे में एक जनरल कैटेगरी का बच्चा 25 से 30 रैंक तक ही एडमिशन होगा उसको, जो प्योर जनरल है, ईडब्ल्यूएस नहीं, 30 रैंक तक का ही एडमिशन हो पाएगा। लेकिन उसी आईआईटी बॉम्बे में ओबीसी में 100-110 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, 120-130 तक भी हुआ, 150 भी कई बार हुआ है एडमिशन ओबीसी का रैंक तक। अगर कोई एससी कैंडिडेट है तो 200-250 रैंक तक भी एडमिशन हो सकता है। एसटी है तो उसके हिसाब से, पीडब्ल्यूडी है तो 600-700 चला जाता है। तो जो रैंक है उसमें कैटेगरी का कोई रोल नहीं है, रैंक इज प्योरली बेस्ड ऑन मार्क्स, मार्क्स के हिसाब से रैंक हुआ, बिना कैटेगरी देखे किस बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स है उसका रैंक 1, सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स रैंक 2, थर्ड हाईएस्ट रैंक 3 एंड सो ऑन। तो उसमें कैटेगरी का कोई रोल नहीं है रैंक आने में। एडमिशन में कैटेगरी का रोल है, एडमिशन में रिजर्वेशन है तो वो कैटेगरी के हिसाब से एडमिशन मिलती है वहां पे, ये चीज है। तो मार्क्स सब्जेक्ट वाइज, एक सब्जेक्ट का अलग मार्क्स, मतलब मैथ्स का फर्स्ट रैंकर कोई और होगा, स्टैट्स का कोई और है, केमिस्ट्री का कोई और है, फिजिक्स का कोई और है, इस तरह से हर सब्जेक्ट में एक फर्स्ट रैंकर होगा, सेकंड रैंकर होगा, इस तरीके से। सर अगर कोई कैटेगरी का जैसे बच्चा है और उसकी रैंक सर जैसे जनरल वाले से अच्छी आ गई, सर उसको जनरल की सीट मिलेगी या जनरल की मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है जनरल की मिलेगी उसको। रिजर्वेशन की पॉलिसी है कि पहले कुछ बच्चों को जनरल की मिलेगी उसको, वो जनरल में ही काउंट होगा एक्चुअली।
ठीक है ना। तो ये तो बस मैं समझा रहा था वो कैसे होगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा था। चलिए अब मैं सॉल्यूशन सेक्शन पे क्लिक किया तो मुझे अब वो सॉल्यूशन दिखेगा टेस्ट का। तो देखो यहाँ पे, तो इसमें एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है, इसमें सिर्फ आंसर की, इस टेस्ट में सिर्फ आंसर की है। जैसे ये क्वेश्चन है तो अब सबमिट कर दिया मैंने, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। हालांकि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए नहीं, वरना क्या होता, मान लो ये मेरा गलत हुआ होता, तो अगर ये मैंने ए ऑप्शन टिक किया एग्जाम में मान लो, तो यहाँ क्रॉस का साइन आया होगा, मतलब मैंने गलत टिक किया, और ये ग्रीन आ रहा मतलब एक्चुअल आंसर ये है। इस तरीके से ऐसे कोई भी ना थोड़ा 60 क्वेश्चन आते हैं। जैसे सेक्शन ए पे क्लिक किया तो सेक्शन ए के 30 क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ देखो 30 क्वेश्चन दिख रहा है, सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं सेक्शन बी पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आते हैं एमएसक्यू। एमएसक्यू में क्या होता है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है ऑप्शन, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सेक्शन बी में। और सेक्शन सी पे क्लिक करूंगा तो एक मिनट, सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन आते हैं 41 से 60। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इसमें आपको नंबर फिल करने होते हैं। जैसे इसका आंसर 1 है तो 1, या डेसिमल में होगा तो डेसिमल लिखना पड़ेगा आपको। ये तो चलो सारे इंटीजर ही आ गए। जैसे 0.129, तो हालांकि एग्जाम में रेंज रहता है तो उसके हिसाब से फिट करना है एक्चुअली। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। तो 3 तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पता ही होगा आपको। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 30 तक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन बी में एमएसक्यू है, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब 1 और मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और जो सेक्शन सी है वो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, उसमें नंबर्स आंसर फिल करने होंगे इस तरीके से आपको, तो नंबर फिल करने होंगे और उसमें फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सेक्शन बी और सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग है, और सेक्शन ए 50 नंबर का है, और ये दोनों मिला के 50 नंबर का है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। 50 नंबर के ये सेक्शन ए हो गया आपका, और ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे है 2 मार्क्स के, 20 मार्क्स का ये हो गया। यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो टोटल ये 30 मार्क्स का सेक्शन है। 50 10 वो पॉइंट वो बताना, आप धर लीजिए 15.5 वो पॉइंट, हाउ टू क्रिएट दिस पॉइंट। नहीं, ये तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है जो एक्चुअल, जैसे यहाँ पे रेंज है, इसके पीछे रेंज है, ये एक्चुअली क्वेश्चन, इसका आंसर 0.5 इस क्वेश्चन का आंसर है एक्चुअली। तो यहाँ हमारा एक साइड दिख रहा है। एक्चुअली सर मैं वो रैंक जानते सर, आपका रैंक 15 पर आपका स्कोर हाउ टू क्रिएट स्कोरिंग पॉइंट 15.5 16.5 पॉइंट 0.5 हाउ टू क्रिएट। इसमें एंटर कैसे करना, आप ये कहना चाहते हाउ टू एंटर, तो वो रहता है, अभी तो टेस्ट दूंगा तो समझ आएगा। वहां पे जैसे मैं एक टेस्ट, वैसा टेस्ट जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैं आपको देके दिखाता हूँ। तो वहां पे रहता है वो, आप कीबोर्ड से, वहां पे कीबोर्ड रहेगा उससे एंटर कर सकते हो, या वर्चुअल कीबोर्ड स्क्रीन पे ही होगा तो आप माउस के हेल्प से एंटर कर पाओगे। तो वहां पे रहेगा, वो क्लिक करने के लिए वर्चुअल उस पे स्क्रीन पे ही आपका कीबोर्ड रहेगा, क्लिक करना है। जैसे फोन में कैसे आप क्लिक करते हो सेम, तो माउस के थ्रू यू हैव टू क्लिक ऑन द नंबर। मान लो 4.06 आंसर है आपका, तो आप 4.0 फिर 6 पे क्लिक करोगे तो एंटर, फिर एंटर दबाओगे तो वो सबमिट हो जाएगा, मतलब वो आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा उस तरह से। न्यूमेरिकल वाले में रेंज भी रहता है क्या? हाँ, जैसे मान लो आप क्वेश्चन का आंसर है 4.5, तो आंसर की में ऐसा रहता है 4.3 से लेके 4.8 तक। तो किसी बच्चे ने 4.6 लिख दिया तब भी करेक्ट होगा, 4.4 लिख दिया तब भी करेक्ट होगा, वो रेंज देता है वहां पे। इसमें हमें थोड़ा सा इसको करेक्ट करना है, जो आप देखो मान लो 0. तो 0. जिस क्वेश्चन का आंसर 0.5 है तो वहां रेंज होगा 0.4 टू 0.6, उस बीच का कोई भी नंबर एंटर करोगे तो करेक्ट होगा। तो रेंज में आंसर देते हैं न्यूमेरिकल आंसर, क्योंकि वो कई बार अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा राउंड ऑफ करोगे। लेकिन ये भी लिखा रहता है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो आपको डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट एंटर करना है एक्चुअली, ठीक है, इस तरह से। चलो, तो ये तो मैं आपको मॉक टेस्ट का ऐसे ही डेमो दे रहा था। सो मैं 42 नंबर टेस्ट ओपन करता हूँ, 43 ना, एक मिनट में दिखाना चला सॉल्यूशन कैसा दिखेगा। तो कुछ टेस्ट विथ सॉल्यूशन अपलोड किए गए थे, विथ डिटेल सॉल्यूशन, आई थिंक ये विथ डिटेल। तो ये 40 है ना। अब देखो मजे की बात, देखो हर टेस्ट में फर्स्ट रैंक इसका है। पिछला जो मैंने ओपन किया था वो मॉक टेस्ट नंबर 46 था, ये मैंने ओपन किया मॉक टेस्ट नंबर 43, और यहाँ पे भी फर्स्ट रैंक इसका है मनोप्रिया का।
मतलब इसने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं एक्चुअली, है ना, और यहाँ पे फर्स्ट रैंक इसी का है। तो यहाँ कम्पिटेटिवली यहाँ मान लो 300-400 बच्चा था जो भी टेस्ट देता था, उनमें से इसमें हर में फर्स्ट रैंक आ रहा है, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करेगी ये। तो है ना, भले यहाँ 69 मार्क्स आया, पिछले टेस्ट में कितना था, मॉक टेस्ट 46 में का 53 मार्क्स था, यहाँ 69 मार्क्स है। तो लेवल पे डिपेंड करता है, पेपर का लेवल कैसा है उसके हिसाब से तुम परफॉर्म करोगे। तो यहाँ इसका 69 मार्क्स आ गए। और तो ये भी कौन सा टेस्ट विद सॉल्यूशन, आई थिंक विद ये 43 में भी सॉल्यूशन नहीं है, एक टेस्ट विद सॉल्यूशन था, मतलब एक नहीं, मतलब कई सारे हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ वो वाला जहाँ विद सॉल्यूशन हो। एक तो दिखाया था यूनिट वाइज में, मैं फुल लेंथ का दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। 42 आई थिंक है, एक मिनट रुक जाओ, 42 नंबर, 42 जो है ना नेक्स्ट होगा, फुल लेंथ 42 आई थिंक, यस 42, 44, 45, अच्छा मैंने वो ओपन नहीं किया जो सॉल्यूशन था। तो ये विद सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, और यहाँ डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब डिटेल सॉल्यूशन लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ऐसे ही मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ जितने के जितने फुल लेंथ है, इसमें कुछ मतलब अभी जो 50 टेस्ट अपलोड, उसमें 5-6 टेस्ट ऐसे अपलोड हुए थे जो सॉल्यूशन के साथ था, बाकी का मैंने क्लास में सॉल्यूशन कराया है, लाइव क्लास में। तो इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टेस्ट का सॉल्यूशन अपलोड हो जाए, ताकि ज्यादातर डाउट यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब जो फिर रह जाएंगे वो आप डाउट क्लास में ज्वाइन करके, या जो मॉक टेस्ट का क्लास होगा उसमें ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो। ये है, तो जैसे ये है ना, जो भी क्वेश्चन है सबका, ये क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन है ना, ये डिटेल सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। सर इतने सारे क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में और जो ड्राइव में, सर प्रॉपर सर आप भी पढ़ाएंगे, तो सर इतना सब करने के बाद कोई प्रॉपर बुक पर्टिकुलर फॉलो करना भी पड़ेगा? नहीं, तुम देखो सिर्फ क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस के थ्रू ही सारे बुक तुम्हारे कवर हो जाएंगे, कोई एक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। बुक एक्चुअली इंट्रोडक्टरी चीज है, तो बुक आप पढ़ के एंट्रेंस में अच्छा नहीं कर सकते। एंट्रेंस में अच्छा करने के लिए आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने को जो किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये जो बुक्स में जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेस बनाते हैं लोग, एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में उससे कई गुना डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जो एक्चुअल एग्जाम में है। इसलिए आप देखते हैं सब लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। क्यों? क्योंकि जो पीवाईक्यू लेवल, जो पीवाईक्यू का लेवल है ना, वो किसी बुक में नहीं मिलेगा, मतलब किसी बुक का वो लेवल नहीं है जो पीवाईक्यूज का लेवल है। तो एंट्रेंस का एक अपनी डिमांड है, उसको फुलफिल करना होगा। तो उसके लिए मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और मॉक टेस्ट में आप 10,000 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इस 10,000 क्वेश्चन में आपको लेवल के, हालांकि पीवाईक्यू में सारे डिफिकल्ट थोड़ी होते हैं, कुछ आसान है, कुछ एवरेज है, कुछ डिफिकल्ट है, ऐसा रहता है। तो सेम मॉक टेस्ट में है, तो आपको समहाउ अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। कैसे प्रैक्टिस करोगे? असाइनमेंट से, किसी भी कोचिंग का असाइनमेंट ले लो, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि असाइनमेंट में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे, ताकि बच्चे का लेवल एग्जाम के लेवल से बेटर हो, तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करो। अभी आपने एग्जाम्पल देखा है कि यहाँ 53 आ रहा है, 69 आ रहा है, एग्जाम जैसे इजी आया तो बच्चा 90 ले आया। तो इस तरह से है कि आपका लेवल अगर एग्जाम से बेटर है तो इजीली आप अच्छा कर पाओगे, ये चीज है। टॉपिक के साथ साथ असाइनमेंट भी देते जाएंगे? यस, तो असाइनमेंट वाले टाइप में मैं ग्रुप पे भेज दूंगा मैं। जैसे अभी क्या करना है, आपको सिलेबस पढ़ना है, साथ में कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं ताकि सिलेबस समझ आ जाए। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर सिर्फ क्वेश्चंस ही करने हैं, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक पढ़ने की जरूरत तब पड़ेगी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको डेफिनेशन याद नहीं है, थ्योरम समझ नहीं आया है, तो या तो बुक पढ़ना। हाँ, जैसे पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, रैंडम वेरिएबल जैसे कि कंप्लीट होता है, तो उसका असाइनमेंट साथ में मिलते जाएगा कि Yes. इसको कंप्लीट करना है? नहीं, हाँ मिलता जाएगा। जैसे अभी जैसे हमने आपको दिया, तो वो जब आपको रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे तो मैं असाइनमेंट भेज दूंगा, तो आप ट्राई करते रहो। जब थ्योरी में क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, तो थ्योरी के बाद अगले 3-4 क्लास सिर्फ असाइनमेंट का डिस्कशन क्लास होगा। असाइनमेंट ओपन करके मैं डिस्कस करूंगा, स्पेशली डाउट क्लास होगा कि आपको उस दौरान सॉल्व करते रहना है। और एंड के 4 क्लासेस जो होंगे एक्चुअल क्लास, डाउट क्लास तो अलग चल रहा है, जो आपके बैच की क्लासेस हैं उसमें एक्चुअली डाउट डिस्कशन होगा उस असाइनमेंट का जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। तो आपको साथ साथ में असाइनमेंट मिलता रहेगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका असाइनमेंट मिलता रहेगा।
जैसे मैंने कहा बैच 00 का हमारा रेफरेंस क्या था, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल एक्सरसाइज ही असाइनमेंट था उस बैच 00 में जो अभी हमने कवर किया है। अभी जो हम कवर करेंगे इस महीने उसका असाइनमेंट आपका वो बुक है, कौन सा बुक है, जो IIT JEE PYQ 41 ईयर सॉल्यूशन है, वही आपका असाइनमेंट है। तो जो जो टॉपिक मैं करूंगा वो आपको करने, बुक आपके पास है, ड्राइव में भी है, ग्रुप में भी है, वो असाइनमेंट है। अभी आगे जो होगा तो वो असाइनमेंट मैं भेजूंगा, तो उसमें मेनली जैम और गेट के क्वेश्चंस होंगे। जब मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा तो उसके जो असाइनमेंट आपको मिलेंगे तो वो उसमें जैम और गेट के क्वेश्चंस होंगे, PYQ भी और नॉन PYQ भी उसी लेवल के होंगे या उससे डिफिकल्ट होंगे। और उसका डिस्कशन जैसे थ्योरी खत्म होगा उसके जस्ट बाद डिस्कशन क्लास होगी, डाउट डिस्कशन क्लास स्पेशली, तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हो, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो जरूरी है साथ चलना, क्योंकि कई सारे बच्चे पीछे रह जाएंगे, है ना। तो अभी है जहां से चल रहे हो वहां से साथ चलो, जो छूट गया उसको एक्स्ट्रा टाइम में कवर करो, या मान लो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में करना, लेकिन साथ चलना जरूरी है। जहां पे जुड़े हो वहीं से कंटिन्यू करो और जैसे साथ चलते रहो, जो पढ़ा रहा हूँ उसको ठीक से समझो, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करो, उसके बेस्ड डाउट पूछो, तो वो टॉपिक साथ में क्लियर होता चला जाएगा। वरना क्या होगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, आप पीछे अपना बैकलॉग करते करते फिर वो कभी मेरे साथ आप आ ही नहीं पाओगे, ये है। और कभी होमवर्क कम होगा ही नहीं, क्योंकि अभी मैं सिलेबस करा रहा हूँ, असाइनमेंट मिलेंगे, PYQ कराऊंगा सिलेबस के बाद तो PYQ का होमवर्क रहेगा, फिर मॉक टेस्ट कराऊंगा तो मॉक टेस्ट का लोड रहेगा। तो हमारे पास इतने सफिशिएंट मटेरियल है कि आपको टाइम कम पड़ जाएगा एक्चुअली, ये है। तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना है। चलो, तो ये तो मैं मॉक टेस्ट बता रहा हूँ, ये बहुत हेल्पफुल है लास्ट के 5-6 महीने में। आप लास्ट के 3-4 महीने में खूब मॉक टेस्ट सॉल्व करो, खूब प्रैक्टिस करो, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो वो लास्ट में है जब आपको लगे कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। अब तैयारी हो ना हो, टेस्ट जरूर दो। अभी टेस्ट रेगुलर होगा तो आपकी प्रिपरेशन हो या ना हो, टेस्ट जरूर दो। टेस्ट देने से पता चलेगा कि आपको क्या सीखने की जरूरत है, वो आप सीखो। फिर कई बार बच्चा सोचता है कि तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट देंगे, तो तैयारी ऐसा कभी तुम्हें नहीं लगेगा तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। इवन एग्जाम कल है ना, तभी तुम्हें ऐसा आज लगेगा तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन एग्जाम तो देना ही है ना। तो सेम टेस्ट है, जब भी एक टेस्ट शेड्यूल होगा, हर संडे अभी टेस्ट होगा, अभी एवरी संडे टेस्ट होगा नेक्स्ट मंथ से। यूनिट वाइज अपलोडेड है यहाँ बहुत सारे, यूनिट वाइज टेस्ट बहुत सारे अपलोडेड हैं। जैम में अगर तुम्हें अभी फुल लेंथ बता रहा था मैं तुम्हें यूनिट वाइज को बताता हूँ। अच्छा, 42 टेस्ट में कौन बच्चा फर्स्ट रैंकर है? 42 में हरिओम फर्स्ट रैंकर है। अच्छा, हरिओम का क्या रैंक है देखना पड़ेगा, इतना क्योंकि मैं बच्चा इसका सेकंड रैंक है मनोप्रिया का यहाँ पे, ठीक है ना। और एक्चुअली ऐसा है कि बच्चों बहुत ज्यादा रिकॉर्ड, जो बच्चा गूगल फॉर्म भरा है उसका मुझे रैंक पता है, जो नहीं भरा उसका पता भी नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, ये है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कोचिंग किए हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते दुनिया को हमने कोचिंग किया है, तो भरता ही नहीं है गूगल फॉर्म, यहाँ पे बताता ही नहीं है। ऐसे है बच्चे, एक दो बच्चे हैं जो ऐसा किए हैं, या कई बच्चे 2-3 जगह है, तो हमारे यहाँ भी थे, कहीं और भी थे, तो हमें नहीं बताया, तो हमने पूछा भी नहीं, छोड़ो क्या है। इस तरह से एनीवेज हम काम पे आते हैं। तो यूनिट वाइज टेस्ट अभी होगा, सफिशिएंट टेस्ट है। पिछले बार हमें बनाना पड़ा था, इस बार हमारे पास बना हुआ है और अब बन रहा है। तो अब हम आते हैं पॉइंट पे सीधा सीधा, अब जिस पे थे हम। तो अभी भी किसी को प्रिपरेशन से लेके, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं अभी, है ना। तो ग्रुप में देखो अभी 100+ बच्चे ये हो गए। एक दूसरा ग्रुप भी है अभी, जो रैंकर 1.0 ग्रुप है उसमें वो बच्चे जो फुल पैकेज वाले हैं। एक दूसरा ग्रुप और है जो रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर की फीस 5000 है, तो उसका एक अलग ग्रुप है, उसमें भी कुछ बच्चे हो चुके हैं। और यहाँ 100+ यहाँ हो गए फुल पैकेज में। तो ये एंड तक देखना, कम से कम 1000 बच्चा इस बार हो जाएगा। पिछले बार 500-600 बच्चा हुआ है, इस बार अभी तुम देख रहे हो जो लोग शुरू किए हैं, एंड तक नवंबर-दिसंबर तक ग्रुप में अराउंड 1000 बच्चे हो जाएंगे, ये है 1000 के आसपास। चलो, तो इसलिए मेहनत करो, कंपटीशन यही, जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन किए इनके बीच ही कंपटीशन है, ये समझ लो। जो कोचिंग नहीं कर रहे जनरली वो या तो बहुत अच्छा बच्चा है या कुछ नहीं है, वो सिंपल। तो वो रेयर, ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई बच्चा, वरना कोई थोड़ा सिंसियर है तो ज्वाइन कर ही लेता है, चाहे वो PYQ सॉल्यूशन के लिए या मॉक टेस्ट के लिए या असाइनमेंट के लिए या सिलेबस के लिए या डाउट के लिए, तो किसी न किसी पार्ट में ज्वाइन कर ही लेता है वो, इस तरह से। तो कंपटीशन यहीं पे है, और इन्हीं में से तुम लोग हो, तुम में से ही कोई अच्छा रैंकर होगा। लास्ट ईयर जो बच्चे थे उनमें से ही अच्छे रैंकर्स निकले हैं, आप भी हो तो आप में से ही कोई रैंकर्स निकलेगा, कोई आप में से ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंकर होगा, है ना। हमें नहीं पता होता एग्जाम से पहले कौन कितना रैंक लाएगा, ये चीज है। चलो, तो हम लोग आते हैं वापस अपने काम पे। तो यहाँ था सिलेबस, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अभी जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, अभी हम सिलेबस के वो पार्ट करने वाले हैं जो IIT JEE के सिलेबस के साथ कॉमन है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जो है वो
एक तो ये वाला पोर्शन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, बहुत सारा पार्ट कॉमन है जेडबलई में, वो करेंगे। इधर इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रल्स, लिमिट एज अ सम, एरिया अंडर अ कर्व, ये 3 टॉपिक है द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो हम करेंगे जो हमारा जरूरत पड़ेगी। और इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में आ जाता है वही लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो भी हम करेंगे जेडबलई से। उसके बाद फिर मैं जब सिलेबस स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा, फिर ऑर्डर में कवर करूंगा यहाँ से स्टार्ट करके। तो ये सब चीजें कई बार रिवाइज हो जाएंगी, बेसिक चीजें जो है। ठीक है जी, तो क्वेरी सॉल्व। अब कोई क्वेरी नहीं, अब स्टार्ट करें हम लोग। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फंक्शन क्या है, एक बार प्रिविजन, लिमिट क्या है, कॉन्टिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, बेसिक जो आप लोग जानते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। 9 तो बज गया लगभग, 1 घंटा है हमारे पास अभी। तो हम लोग फिर जो असाइनमेंट दिया था हमने, वो एक असाइनमेंट हमने दिया था, कोई दोबारा भेज दूंगा। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी जो बुक है इससे करने हैं। अभी इस वाले बुक से आपको इसका लिंक है ना व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके देख सकते हो। तो ये हमारे पास ये तो डीपीपी बन रहा है इसमें, बेसिक प्रिपरेशन मटेरियल। तो बेसिक प्रिपरेशन में ये वाला बुक की हम कल भी बात कर रहे थे। तो सीधा चैप्टर 9 खुलेगा, कल जहाँ स्टॉप किया था वहीं से ओपन होगा ये। तो ये है ना, ये क्लोज किए थे। तो अभी हम लोग ये वाला चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर 9 है उस बुक का, IIT JEE 41 ईयर PYQ सॉल्यूशन। तो उसका हम लोग ये क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं और अभी इसका हम डाउट डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक बार बेसिक बता देता हूँ जो नए बच्चे उनके लिए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोग 11-12 जरूर रिवाइज कीजिए। 11-12 में लिमिट्स है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट है, प्रोबेबिलिटी है, कॉम्बिनेटोरिक्स मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना, ये सब जरूर रिवाइज कीजिए जो हमारा जैम गेट के सिलेबस में भी है। तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो इसके डाउट कराने से पहले, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ट्राई करके आए हैं जो पहले से, जो कल की क्लास में थे, उनको पता है कि होमवर्क ये था। तो अभी मैं इसके डाउट कराने से पहले एक बार थ्योरीज बता देता हूँ ब्रीफली। एक मिनट।